हेलो एवरीवन। मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉपरली, मैं बोल सकती हूँ, आपका फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का जो सिलेबस था वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही हमने पेपर पैटर्न जो रहता है आपका बीएससी का हर सेमेस्टर का, वो पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम जो है वो भी डिस्कस कर ली थी। अगर मैं आपके जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर की बात करती हूँ तो उसका नाम है टेक्सोनॉमी एंड द एनिमल डाइवर्सिटी। अच्छा, एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, जितनी भी जंतु जातियां पाई जाती हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ये इस वाले मैं बोल सकती हूँ, हम प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ पेपर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टर्म जो इस पेपर के अंदर इंक्लूड की गई है दैट इज द टेक्सोनॉमी, हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी। और वर्गीकी कुछ और नहीं है, वर्गीकी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों का नामकरण और वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। बेसिकली आई कैन से दैट टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल। टेक्सोनॉमी जो है उसमें हम एनिमल का क्लासिफिकेशन भी देखते हैं, एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर भी देखते हैं, मतलब जंतुओं का नामकरण करना, जंतुओं का वर्गीकरण करना जो है वो भी ध्यान में रखते हैं। और अगर मैं टेक्सोनॉमी की ही बात करूंगी तो वहां पर पादपों का वर्गीकरण जो है और पादपों का नामकरण, यानी प्लांट का नॉमेनक्लेचर एंड प्लांट का क्लासिफिकेशन जो है वो भी हम करते हैं। तो टेक्सोनॉमी तो बेसिकली ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव हैं, उनका वर्गीकरण करेंगे, उन्हें अलग अलग टैक्सॉन में या अलग अलग वर्गक में बांटेंगे और फिर उनका एक विशिष्ट मानक नाम या फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो मैं बोल सकती हूँ फॉलो करके एक आइडेंटिकल नेम, एक बायोलॉजिकल नेम, एक मानक नाम, एक वैज्ञानिक नाम जो है वो देंगे। और इस मानक नाम की सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिकल नेम, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है वो पहचाना जाएगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर उसको पहचाना जाएगा। तो टैक्सोनॉमी, सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी देखेंगे। फिर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जंतुओं को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और द एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत करते हैं। एक को आप अरज्जुकी कहते हो, जिसे इंग्लिश में हम नॉन कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं, एंड द सेकंड वन इज नोन एज द कॉर्डेटा, जिसे हम रज्जुकी के नाम से हिंदी में जानते हैं। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर द इंग्लिश नेम। आप हिंदी वाले बच्चे जो है वो भी इंग्लिश का नाम जो है वो याद रखेंगे, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और नॉन कॉर्डेटा की जब मैं बात करती हूँ तो नॉन कॉर्डेटा में जो प्रॉपर फाइलम हम देखते हैं या जो संघ हम देखते हैं वो हो जाता है आपका पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, उसके बाद में प्लेटी हेलमंथीस, एसके हेलमंथीस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। दीज आर द फाइलम्स ऑफ नॉन कॉर्डेट, यानी ये हमारे नॉन कॉर्डेटा के संघ होते हैं जो आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, वर्गीकी क्या होती है, और वर्गीकी में आपसे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्गीकी क्या होती है। तो वर्गीकी की परिभाषा लिखेंगे, वर्गीकी की परिभाषा लिखेंगे। वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी, वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी लिखेंगे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, मैंने बोला विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण तथा तथा नामकरण किया जाता है, वर्गीकरण तथा नामकरण किया जाता है, किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है।
बेसिकली वर्गीकी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आप जीवों का, जीव में बेटा पादप भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे एंड उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about the we study about the branch of science in which we study about the nomenclature and classification of organism, nomenclature and classification, nomenclature and classification of organism is known as the is known as the is known as the taxonomy, is known as the taxonomy। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टैक्सोनॉमी शब्द, टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा, टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द टॉक्सिस से बना है, ग्रीक भाषा के शब्द टॉक्सिस से बना है, टॉक्सिस से बना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द वर्ड टैक्सोनॉमी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, the word taxonomy, the word taxonomy is originated from Greek word toxis, Greek word toxis, Greek word toxis, toxis, which mean segments or regular arrangement, regular arrangement, which mean segments or रेगुलर अरेंजमेंट। मतलब टैक्सोनॉमी वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है जो है टॉक्सिस, और टॉक्सिस का मीन होता है खंड या नियमित व्यवस्था, जिसे हिंदी में खंड या नियमित व्यवस्था कहेंगे, उसका अर्थ जो है इंग्लिश में कहलाता है सेगमेंट या फिर रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक डी कैंडोले ने, वैज्ञानिक डी कैंडोले ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक डी कैंडोले ने 1813 में किया। डायरेक्टली लिखेंगे 1813 में किया, 1813 में किया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज फर्स्टली, द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज फर्स्टली used by scientist, D Candolle in 1813, in 1813। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे
Carolus Linnaeus is known as Carolus Linnaeus is known as फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। दो चीजें बता दी मैंने। अगर आपसे पूछेगा हु इज द, जैसे मैंने आपको बोला था शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 10 छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि वहां पर यही पूछ ले कि हु डिस्क्राइब द वर्ड या हु फर्स्टली यूज द वर्ड टैक्सोनॉमी। आपसे पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो फिर आंसर होगा आपका डी कैंडोले। डी कैंडोले ने सबसे पहले शब्द को यूज किया था। बट अगर आपसे ये पूछेगा हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक कौन है, तब आंसर रहेगा कैरोलस लीनियस। तो लिखेंगे कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे कैरोलस लीनियस इज नोन एज, Carolus Linnaeus is known as, Carolus Linnaeus is known as father of taxonomy, father of taxonomy, father of taxonomy। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वर्गीकी के प्रकार। वर्गीकी के प्रकार कितने टाइप की होती है टैक्सोनॉमी, तो वर्गीकी के प्रकार इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें पहले तो एक पॉइंट कॉमन लिखेंगे, वर्गीकी सामान्यतः, वर्गीकी सामान्यतः दो प्रकार की होती है। वर्गीकी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे टैक्सोनॉमी इज ऑफ, टैक्सोनॉमी इज ऑफ टू टाइप, टैक्सोनॉमी इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती है। पहले को लिखेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा वर्गीकी, अल्फा वर्गीकी, चाहो तो सिंबल भी लगा सकते हो, बाकी इंग्लिश में लिख लोगे अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी। पहला टाइप है अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी जो होती है उसको बीटा टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अल्फा टैक्सोनॉमी में लिखेंगे इसमें, इसमें जीवों का, इसमें जीवों का नामकरण किया जाता है, इसमें जीवों का नामकरण किया जाता है, मतलब नॉमनक्लेचर करेंगे। इस टैक्सोनॉमी में बेसिकली नॉमनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो लिखेंगे इसमें जीवों का नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, in this type of taxonomy, in this type of taxonomy, nomenclature of organism, nomenclature of organism, nomenclature of organism is done, nomenclature of organism is done, ऑर्गेनिज्म का नॉमनक्लेचर जो है वो किया जाता है, तो नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन। ठीक है, चलो अल्फा टैक्सोनॉमी होती है पूरी। सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे बीटा टैक्सोनॉमी, सेकंड इज बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा वर्गीकी, इंग्लिश में बीटा टैक्सोनॉमी कहेंगे, सिंबल भी लिख लेंगे बीटा टैक्सोनॉमी। लिखेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत विभिन्न वर्गकों के मध्य, विभिन्न वर्गकों के मध्य संबंध बताया जाता है, विभिन्न वर्गकों के मध्य संबंध बताया जाता है।
बताया जाता है। सेकंड पॉइंट इज दैट इसे इसे बायोलॉजी का व्याकरण, इसे बायोलॉजी का व्याकरण भी कहा जाता है। इसे बायोलॉजी का व्याकरण भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्गक को इंग्लिश में टैक्सॉन कहते हैं, तो हिंदी में भी टैक्सॉन जो है वो याद रख सकते हो। वर्गक को इंग्लिश में टैक्सॉन कहते हैं, तो हिंदी में भी आप टैक्सॉन जो है वो याद रख सकते हो। अब मुझे उम्मीद तो ये है कि आपको टैक्सॉन का मतलब पता होगा, पर कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से टैक्सॉन देखते हैं कि टैक्सॉन होता क्या है और फिर आगे चलते हैं। देखो, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी जब हम सजीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ कैटेगरीज हम काम में लेते हैं, जिनको हम श्रेणियां बोल सकते हैं। हिंदी में सामान्य भाषा में श्रेणी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कैटेगरीज बोल सकते हैं। कौन सी कैटेगरी है वो सुनेंगे। जैसे हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे उच्चतर श्रेणी आती है आपका जगत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है किंगडम। किंगडम के बाद में आपका फाइलम आ जाता है, जिसे संघ कहते हैं। संघ के बाद में आपका क्लास यानी वर्ग आ जाता है। फिर ऑर्डर मतलब गण आ जाता है। फिर फैमिली मतलब कुल आ जाता है। फिर जीनस मतलब वंश आ जाता है, और लास्ट में आपकी स्पीसीज आ जाती है, जिसे जाति के नाम से जानते हैं। तो इसको ओवरऑल तो कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, या हिंदी में कहा जाता है वर्गीय पदानुक्रम। और एक एक जो कैटेगरी होती है, जैसे कुल है, जीनस है, स्पीसीज है, फाइलम है, संघ है, जगत है, ये सब होते हैं वर्गक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं टैक्सॉन। अब एक टैक्सॉन जो है वो दूसरे टैक्सॉन से किस तरीके से रिलेटेड है, क्या उनका संबंध है, क्या उनमें समानता है, क्या उनमें असमानता है, ये सारी हम बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे याद रख लेंगे कि दो डिफरेंट जो टैक्सॉन है, या मोर देन टू डिफरेंट जो टैक्सॉन्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, इस सब का स्टडी जो है हम बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन दिस टैक्सोनॉमी, इन दिस टैक्सोनॉमी, इन दिस टैक्सोनॉमी we discuss the relationship between we discuss the relationship between in this taxonomy we discuss the relationship between different taxons, different taxons, different taxons। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसे इसे जिसे बायोलॉजी का व्याकरण भी कहा जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रामर ऑफ बायोलॉजी, it is also known as the grammar of biology, it is also known as the grammar of biology। it is also known as the grammar of biology। यहीं पर आपके टैक्सोनॉमी के टाइप जो है पूरे होते हैं, इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्गीकी का इतिहास, वर्गीकी का इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का इतिहास। वर्गीकी क्या है, किसने क्लासिफिकेशन किया, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स बनाए गए थे, वो सारे पॉइंट जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे अरस्तु ने अरस्तु ने समस्त जीवों को, अरस्तु जिसको इंग्लिश में आप एरिस्टोटल भी कहते हैं, तो अरस्तु ने सभी जीवों को, सभी जीवों को, सभी जीवों को पादप व जंतुओं में वर्गीकृत किया, पादप व जंतुओं में वर्गीकृत किया। मतलब कुछ को प्लांट्स बोल दिया, कुछ को एनिमल बोल दिया। ये काम सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल और हिंदी में कहा जाता है अरस्तु। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में लिखेंगे अरस्तु डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अरस्तु डिवाइडेड अरस्तु डिवाइडेड all the Arastu divided all the
लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू all the living organism into plants and animal, all the living organism into plants and animal। ये तो बेसिक बात कर ली हमने। अब उन्होंने जो एनिमल्स थे यानी जो जंतु थे उनको, उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी है या नहीं है, यानी उनके शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं है या नहीं है, उसके बेसिस पर भी आगे दो समूहों में वर्गीकृत किया। यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या तो आरबीसी होगा या फिर आरबीसी नहीं होगा, उसके बेसिस पर उन्होंने दो ग्रुप जो है वो और आगे बनाए। एक को कहा जाता है अनाइमा और दूसरे को कहा जाता है एनाइमा, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में आरबीसी होगा किस में नहीं होगा, वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके साथ ही अरस्तु ने, इसके साथ ही, इसके साथ ही अरस्तु ने, इसके साथ ही अरस्तु ने जंतुओं को, जंतुओं को, जंतुओं को उनके शरीर में उपस्थित, उनके शरीर में उपस्थित, शरीर में उपस्थित लाल रक्त कोशिकाओं ब्रैकेट में आरबीसी, आरबीसी के आधार पर, के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया, के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया, दो समूहों में वर्गीकृत किया, दो समूहों में वर्गीकृत किया। हो सकता है किसी के पास में आरबीसी होगी, हो सकता है दूसरे के पास में नहीं होगी। ठीक है, तो दो समूहों में वर्गीकृत किया। वो दो समूह कौन से थे वो मेंशन कर लेंगे, दो समूह कौन से थे मेंशन कर लेंगे। एक कहलाता है अनाइमा, एक कहलाता है अनाइमा, अनाइमा, और दूसरा कहलाता है एनाइमा। एक अनाइमा और दूसरा एनाइमा। एनाइमा। चल, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, हिंदी वाले ऐसे क्लासिफाई करके दो ग्रुप बना देंगे। तब तक इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, अरस्तु डिवाइडेड एनिमल्स, अरस्तु डिवाइडेड एनिमल्स on the basis of presence or absence of, Arastu divided animals on the basis of, on the basis of presence or absence of, on the basis of presence or absence of RBC, RBC inside their body, RBC inside their body। आरबीसी है या फिर नहीं है, प्रेजेंस है आरबीसी, प्रेजेंस देखी जा रही है आरबीसी की या फिर नहीं देखी जा रही, तो उसके बेसिस पर दो ग्रुप बना दिए, एक को अनाइमा और दूसरे को एनाइमा कहते हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट। फिर चलते हैं आगे, देख लेते हैं अनाइमा में और एनाइमा में किस में आरबीसी उपस्थित होता है और किस में आरबीसी अनुपस्थित होता है, यानी किसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है और किसके अंदर आरबीसी जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, अब ये जो है वो आपने लिख लिया होगा। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ जिसको आप लोग याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है वो ज्यादा सही होने के चांसेस रहेगा। आपको बेटा यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है ए, सारे बच्चे जो है वो ध्यान दे लेंगे। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों के लिए मेरे पास में ट्रिक है। यहाँ पर है ए और यहाँ पर है आ, तो हिंदी वाले बच्चों और इंग्लिश वाले बच्चों को दोनों को याद रखना है। ए फॉर हो जाएगा एब्सेंट और आ से हो जाएगा अनुपस्थित, आ से हो जाएगा अनुपस्थित। अब कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके शरीर के अंदर आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एक के अगर अंदर आरबीसी अनुपस्थित है यानी इनमें अगर आरबीसी एब्सेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आरबीसी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे के वैसे लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे आरबीसी प्रेजेंट, यहाँ पर लिख लेंगे आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे आरबीसी उपस्थित।
आरबीसी उपस्थित, आरबीसी उपस्थित। एक के पास में आरबीसी है, दूसरे के पास में आरबीसी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके साथ ही इन्होंने जंतुओं को, इसके साथ ही इन्होंने जंतुओं को दो समूहों में वर्गीकृत किया, दो समूहों में और वर्गीकृत किया, ये लिख लेंगे, दो समूहों में और वर्गीकृत किया, दो ग्रुप और बनाए तो वर्गीकृत किया। अब वो दो ग्रुप कैसे बनाए कि भाई जब निषेचन हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो अपने सिमिलर प्रोजेनी बना रहे हैं, यानी अपने समान संतति बना रहे हैं, या फिर अंडे दे रहे हैं। और दोनों की कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अंडे देने वाले जीवों को या अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज कहा जाता है, और जो अपने समान संतति बनाते हैं उसे जरायुज कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं, दे आर नोन एज द ओविपेरस। और जो मैं बोल सकती हूँ आपके कैसे, जो अपने सिमिलर प्रोजेनी को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, दे आर नोन एज द विविपेरस, है ना। तो एक ओविपेरस, एक विविपेरस। तो वो कंडीशन के बेसिस पर भी इन्होंने उन दोनों को क्या किया, डिवाइड किया। तो दो समूहों में वर्गीकृत किया, और दो समूह लिख लेंगे। एक लिखेंगे अंडज, इंग्लिश में कहेंगे ओविपेरस, ओविपेरस। और दूसरा हो जाएगा विविपेरस, विविपेरस, जिसे हम जरायुस के नाम से जानते हैं। अंडज अंडे देगा और जरायुस अपने समान बच्चों को जन्म देगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, ही फर्दर डिवाइडेड, ही फर्दर डिवाइडेड, ही फर्दर डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, टू ग्रुप्स ऑब्लिक करके क्लासेस भी लिख सकते हैं। तो अरस्तु फर्दर डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स ऑब्लिक करके क्लासेस, टू ग्रुप्स ऑब्लिक करके क्लासेस, टू ग्रुप्स ऑब्लिक करके क्लासेस, क्लासेस। और वन इज ओविपेरस कंडीशन या ओविपेरस क्लास, एंड द सेकंड वन इज द विविपेरस क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अरस्तु का। अरस्तु के लिए दो पॉइंट याद रखेंगे। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं बोल सकती हूँ आपके प्लांट और एनिमल में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इन्हीं को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो लिख लेंगे जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। और दूसरा हो जाएगा, इन्हीं को हम जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का फादर भी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो लिख लेंगे अरस्तु इज नोन एज, अरस्तु इज नोन एज, अरस्तु इज नोन एज, अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। और नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। दोनों इन्हीं को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो भी एरिस्टोटल है, अरस्तु है, और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो भी अरस्तु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन्होंने अपने वर्गीकरण का प्रकाशन, इन्होंने अपने वर्गीकरण का प्रकाशन, इन्होंने अपने वर्गीकरण का प्रकाशन, इंग्लिश में पब्लिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन,
पब्लिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने अपने वर्गीकरण का प्रकाशन A history of animal, A history of animal बुक में किया। A history of animal बुक में किया, जिसे हिस्टोरिया एनिमिलियम भी कहा जाता है, जिसे हिस्टोरिया, इनकी बुक अगर पूछ लेगा तो हिस्टोरिया एनिमिलियम। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ही डिड पब्लिकेशन ऑफ हिज क्लासिफिकेशन इन, he did publication of his classification, ये लिख सकते हैं, he did publication of his classification in his book A history of animals, A history of animal A history of animal और उसी को कहा जाता है हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसी को कहा जाता है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो अगर आपसे पूछेगा अरस्तु की बुक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम है, जिसको अ हिस्ट्री ऑफ एनिमल मैं बोल सकती हूँ भी कहा जाता है। इतनी जब आपने बात करी तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पादपों का वर्गीकरण थियोफ्रास्टस ने किया। पादपों का वर्गीकरण थियोफ्रास्टस ने किया। और आपको पता होगा ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो पादपों का वर्गीकरण थियोफ्रास्टस ने किया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट was done by थियोफ्रास्टस। ठीक है, और अगर इनकी बुक का नाम पूछ लेगा, भाई ब्रैकेट में लिख भी लेना, फादर ऑफ बॉटनी है, ये फादर ऑफ बॉटनी है, और इनका पब्लिकेशन या बुक का नाम पूछेगा, इनकी बुक का नाम पूछेगा तो याद रख लेना हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है, वो अरस्तु ने लिखी थी, और हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है वो आपके थियोफ्रास्टस ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किया था। ठीक है, तो लिख लेना द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज डन बाय द थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ब्रैकेट में लिख लेना फादर ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी के फादर हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, और इनकी बुक का नाम अगर पूछेगा तो बता देना हिस्टोरिया प्लांटेरम। चल, एक दो साइंटिस्ट के नाम और देखेंगे, जैसे एक साइंटिस्ट है जॉन रे।
जॉन रे। लिखेंगे इन्होंने सर्वप्रथम, इन्होंने सर्वप्रथम जाति, सर्वप्रथम जाति या फिर इंग्लिश में स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया, स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया तथा बताया कि, तथा बताया कि, बताया कि जाति, जाति वर्गीकरण की, वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, जाति वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, जाति वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, जाति वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। द वर्ड, द वर्ड, द वर्ड species was firstly used by, the word species was firstly used by, the word species was firstly used by, used by John Ray, John Ray, and he described that, and he described that species is the, species is the fundamental unit of, species is the fundamental oblique, fundamental unit लिख सकते हो, smallest unit भी लिख सकते हो, smallest unit, smallest unit of, smallest unit of classification, smallest unit of classification। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट होता है पूरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की, द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की, द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की। कैरोलस लीनियस proposed the, Carolus Linnaeus proposed the binomial nomenclature, Carolus Linnaeus proposed the binomial nomenclature, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पूछेगा किसने दिया, तो कैरोलस लीनियस ने। एंड explained that, and explained that every organism should have an, and explained that, explained that every organism should have an identical name, identical name ऑब्लिक करके साइंटिफिक नेम, आइडेंटिकल नेम ऑब्लिक करके साइंटिफिक नेम ऑब्लिक करके बायोलॉजिकल नेम, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई बायोलॉजिकल या फिर आइडेंटिकल नेम होना चाहिए जिससे उसको वर्ल्ड वाइड या पूरी दुनिया में पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति में कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने कहा कि, कैरोलस लीनियस ने कहा कि
प्रत्येक जीव का एक मानक नाम। कैरोलस लिनियस ने कहा कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम, ऑब्लिक करके वैज्ञानिक नाम, ऑब्लिक करके जैविक नाम होता है, जैविक नाम होता है, जैविक नाम होता है जो जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विच इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, विच इज मेड अप बाय टू वर्ड्स। और पहला शब्द जो होगा वो उसका जीनस होगा, यानी वंश का नाम होगा, और दूसरा शब्द जो है वो उसकी स्पीसीज को यानी जाति को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विच इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, विच इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, which is made up by two words. The first word refer for the genus name. The first word refer for the genus name, and the second word refer for the species name. The first word refer for the genus name, and the second word refer for the species name. Species name. जैसे इसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। हमारा जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन का, मानव का, वो होता है होमो सैपियंस। तो होमो हमारा क्या है, जीनस है यानी वंश का नाम है, और सैपियंस जो है वो हमारी जाति है। इसी के अलावा बहुत सारे हमने नाम और सुने हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ आपका टाइगर जो होता है उसका नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा उसका जीनस है और टिग्रिस उसकी जाति है। जैसे अगर प्लांट्स में बात करें तो आपने मटर का नाम सुना होगा पाइसम सटाइवम। तो पाइसम इज द जीनस नेम, यानी पाइसम जो है वो वंश का नाम है, और जो सटाइवम है वो उसकी क्या है, स्पीसीज है। तो हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम, जिसको बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। प्लांट होगा तो बॉटनिकल नेम हो जाएगा, एनिमल होगा तो जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। तो होना चाहिए जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो जिसमें पहला शब्द वंश को दिखाता है और दूसरा शब्द जाति को, यानी फर्स्ट वर्ड रेफर फॉर द जीनस नेम एंड द सेकंड वर्ड रेफर फॉर द स्पीसीज नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन्होंने अपना वर्गीकरण, या फिर डायरेक्टली लिख लेंगे इनकी बुक का नाम, है ना, पब्लिकेशन लिख लेंगे बुक, इनकी बुक का नाम। तो लिखेंगे इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का प्रकाशन किया। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का प्रकाशन किया। He published the Systema Naturae book. He published the Systema Naturae book. He published the Systema Naturae book. Systema Naturae book. ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और लिख लेंगे, इन्होंने द्विजगत प्रणाली भी प्रतिपादित की। टू किंगडम कॉन्सेप्ट, इन्होंने द्विजगत प्रणाली भी प्रतिपादित की। इन्होंने द्विजगत प्रणाली भी प्रतिपादित की। He also proposed the two kingdom concept, two kingdom concept, two kingdom concept, in which he divided all the living organism, in which he divided all the living organism into two kingdoms, into two kingdoms, into two kingdoms। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, इन्होंने द्विजगत प्रणाली का प्रतिपादन किया। इन्होंने द्विजगत प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसमें जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को, जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को दो जगतों में, दो जगत मतलब दो किंगडम, तो दो जगतों में
वर्गीकृत किया, दो जगतों में वर्गीकृत किया। दोनों जगत के या दोनों किंगडम के नाम लिख लेंगे। एक था प्लांटी किंगडम, एक था प्लांटी किंगडम, और दूसरा हो जाएगा जंतु जगत। दूसरा हो जाएगा जंतु जगत, या इंग्लिश में कहेंगे एनिमेलिया किंगडम। तो टू किंगडम कॉन्सेप्ट, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया, द प्लांटी एंड द एनिमेलिया, यानी पादप जगत और जंतु जगत। ये जो हमारा द्विजगत प्रणाली थी, दैट वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लीनियस, या ये द्विजगत प्रणाली जो है वो भी आपकी कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रतिपादित जो है वो की गई थी। तो दो किंगडम जो है वो लिख लेंगे, जो हमारे, मैं बोल सकती हूँ, कैरोलस लीनियस ने बताया था। इसके बाद में आपका थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट भी आया, जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। चार जगत प्रणाली भी आई, जो आपकी, मैं बोल सकती हूँ, कॉपलैंड ने दी थी। पांच जगत प्रणाली भी आई, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दी। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे। टू किंगडम कॉन्सेप्ट के बाद में थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट आया, विच वाज प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हैकल। थ्री किंगडम के बाद में फोर किंगडम कॉन्सेप्ट आया, विच वाज प्रपोज्ड बाय द कॉपलैंड। एंड उसके बाद में जो हमारा फाइनलाइज कॉन्सेप्ट आया, विच इज, मैं बोल सकती हूँ, मोर वेरिएबल, या फिर मैं बोल सकती हूँ मोर, मैं बोल सकती हूँ वैलिड, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, विच वाज प्रपोज्ड बाय द आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। मतलब सबसे उपयुक्त, जिसके आधार पर आज भी हम वर्गीकरण या आज भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो है आपकी आर.एच. व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली, जो 1969 यानी 1969 के अंदर जो है वो दी गई थी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा, पंच जगत अवधारणा, हिंदी में लिख लेंगे पंच जगत प्रणाली या पंच जगत अवधारणा। इंग्लिश में लिखेंगे फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट। फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, पंच जगत अवधारणा या प्रणाली भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखोगे फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट। फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, and this five kingdom concept was proposed by the, I have already told you, R.H. Whitaker। तो ये जो पंच जगत प्रणाली थी, इसका प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर, हिंदी में व्हिटेकर हो जाएगा, और ईयर भी याद रख लेना 1969। 1969। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट। द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, in which आर.एच. व्हिटेकर, ब्रैकेट में चाहो तो ईयर भी लिख लेना 1969, in which he divided all the living organism, in which he divided all the living organism, all the living organism in five kingdoms, in five kingdoms। लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया, पंच जगत अवधारणा या प्रणाली जो है उसका प्रतिपादन आर.एच. व्हिटेकर ने किया 1969 में। और आगे लिख लेंगे, जिसमें इन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित, जिसमें इन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को, जिसमें इन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को, सभी जीवों को पांच जगत में, पांच जगत में, पांच जगत में वर्गीकृत किया, पांच जगत में वर्गीकृत किया। पांचों जो जगत है उनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो पहला लिखेंगे मोनेरा, मोनेरा जगत, पहला है मोनेरा किंगडम। मेंशन कर लेंगे साथ के साथ ही मोनेरा किंगडम।
सेकंड इज प्रोटिस्टा जगत, दूसरा जो जगत है वो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, इंग्लिश में प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। तीसरा जो है वो कवक जगत हो जाएगा, इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। थर्ड इज कवक जगत, कवक जगत, इंग्लिश में फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम। चौथा हो जाएगा पादप जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत, इंग्लिश में प्लांटी किंगडम। और पांचवा हो जाएगा आपका जंतु जगत, पांचवा हो जाएगा जंतु जगत, इंग्लिश में लिखेंगे एनिमेलिया किंगडम। अब जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये एनिमेलिया पढ़ना है, और इसी के साथ में आपको प्रोटोजोआ भी पढ़ना होता है, जो आपका एक्चुअली में प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। तो 5 जगत प्रणाली के 5 किंगडम जो हैं वो जल्दी से मेंशन करेंगे बच्चे, और फिर चलते हैं अपन आगे, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट में जो 5 किंगडम्स बताए गए थे उनको मेंशन करेंगे, और फिर इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला लिखेंगे मोनेरा जगत। फर्स्ट इज मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत, इंग्लिश में मोनेरा किंगडम। अब इसमें किस किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो हमें ध्यान रखना है, क्या उनका बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें कुछ कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लिखेंगे इसमें सभी एक कोशिकीय, इसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को, इसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को, प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक होंगे और यूनिसेलुलर होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर, इट इंक्लूड all the unicellular, it include all the unicellular prokaryotic organism। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जिनमें केंद्रक के स्थान पर, जिनमें केंद्रक नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस के जगह पर न्यूक्लियोइड होता है। तो जिनमें केंद्रक के स्थान पर, जिनमें केंद्रक के स्थान पर केंद्र का, केंद्र का इंग्लिश में न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है, न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे विच हैव न्यूक्लियोइड, विच हैव न्यूक्लियोइड, which have nucleoid in the place of, in the place of, which have nucleoid
इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, इनमें झिल्ली युक्त मतलब झिल्ली से ढके हुए, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। मैं प्लस एंटी लगा दूं मतलब उपस्थित है, और माइनस एंटी लगा दूं मतलब एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। जैसे आपका गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनल हमने पढ़े हैं, बहुत सारे कोशिकांग हमने पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऑर्गेनल जो हैं, ऐसे कोशिकांग जो मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, झिल्ली से कवर रहते हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते, है ना। तो ये लिख लिया कि इनमें झिल्ली रहित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सभी सूक्ष्म जीव सम्मिलित है इसमें, सभी सूक्ष्म जीव सम्मिलित है, सभी सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं, सभी सूक्ष्म जीव सम्मिलित है। all microorganisms are included, all microorganisms are included। और एग्जाम्पल लिख लेंगे, जीवाणु, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। या फिर इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट लिखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक और लिख लेंगे इसी में, माइकोप्लाज्मा, एक और लिख लेंगे, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपका 5 किंगडम कॉन्सेप्ट का पहला किंगडम जो मोनेरा है वो पूरा होता है। टैक्सोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं 5 किंगडम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी वर्गीकी जो होती है वो पंच जगत प्रणाली पर आधारित होती है। इसी वजह से हमें इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले 5 किंगडम कॉन्सेप्ट या फिर पंच जगत प्रणाली को पढ़ना है। उसके बाद में पंच जगत प्रणाली में एक किंगडम हमने आज पढ़ लिया, मोनेरा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और फिर प्रॉपर हमारे किंगडम पे आ जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एनिमल किंगडम या फिर जंतु जगत। और जंतु जगत में वो कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर पूरे जंतु जगत के सदस्यों का वर्गीकरण किया गया है, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन इज डन। उन सबको हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।